गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही चल रहा था। 2D में मैंने बता दिया था। बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चल रहा था और 2D में बात हो रहा था हम लोगों का। तो यदि 2D में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा था कि पार्टिकल एक अपनी इनिशियल पोजीशन है r1 और फाइनल पोजीशन कौन सी है? r2। तो इनिशियल पोजीशन r1 से फाइनल पोजीशन r2 पर जाता है। ठीक है, r1 से r2 पर जाता है। r1 के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, r2 के कोऑर्डिनेट थे x2 y2। क्या जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल का आया था वेक्टर r इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर? बोलो क्लियर है? यहीं तक लिखा था। अब एक बात बताओ, क्या मुझे यदि r2 वेक्टर को लिखना है तो r2 वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। पोजीशन वेक्टर है ना r2। तो r2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और क्या ऐसे ही r1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस y1 j कैप? क्लियर है? तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो ये आएगा x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। बोलो क्लियर? तो क्या आ गया? x2 माइनस x1, आई कैप कॉमन लिया दोनों से, तो x2 माइनस x1 आई कैप। यहां पर मैंने क्या कॉमन लिया? j कैप, तो ये आ गया y2 माइनस y1। बोलो क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर कितना आ गया? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बोलो क्लियर है? एक बात बताओ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या ये दोनों में आई कैप कॉमन है? तो x2 में से x1 जाएगा, यहां पर j कैप कॉमन है, तो क्या y2 में से y1 जाएगा? तो क्या बचेगा? x2 माइनस आई x1, उसका मल्टीपल आई कैप, और यहाँ पर y2 माइनस y1 और उसका मल्टीपल j कैप। ठीक है, नोट करो सभी, नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया?
हाँ वो बता रहा हूँ, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूँ। एक बात बताओ, किसमें बात कर रहे हैं, 2D में? तो तो 2 डायमेंशन में हमेशा सिर्फ हमारे पास दो ही एक्सिस हो सकती हैं, या तो एक्स वाई या वाई जेड, और या फिर एक्स जेड हो सकती है। तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तीनों होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D में। तो जेड में कितना होगा अभी, 0, क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं ना। तो 2D में जेड में कितना होगा, 0। अभी मैंने 2D में बताया, 3D में भी 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2D में जो जनरल आएगा वो ये आएगा, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप। चलो, हो गया नोट? कर लिया नोट 2D में? ठीक है, चलो। तो यदि वेक्टर आर हमारे पास 2D में ये आ चुका है, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू, क्या इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, बोलो, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट कितना है, क्या x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आता है, ये आता है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट करो सभी, सभी से नोट करो। और यदि इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो क्या यूनिट वेक्टर भी तुम सभी लिख सकते हो? यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। बोलो क्लियर? तो वेक्टर आर कितना, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट?
बोलो, नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, क्वेश्चन लिखो सभी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, find the displacement vector if particle move from 2 comma minus 1 to 4 comma minus 5। चलो आंसर बताओ सभी इसका। यदि पार्टिकल 2 कॉमा माइनस 1 से 4 कॉमा माइनस 5 की साइड मूव करता है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन गिवन है और फाइनल पोजीशन भी गिवन है। चलो आंसर बताओ सभी। सभी आंसर बताओ। 2 i कैप माइनस 4 j कैप सही है। टू आई कैप माइनस 4 j कैप सही है। देखो सभी, इनिशियल पोजीशन कितनी है? 2 कॉमा माइनस 1 और फाइनल पोजीशन कितनी है? 4 कॉमा माइनस 5। तो जो हमारा वेक्टर आर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। बोलो क्लियर है? ये किस में होता है? 2D में। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 कितना है? माइनस 5 माइनस y1 कितना है? माइनस 1 j कैप। तो 4 में से 2 गया तो कितना? 2 आई कैप और माइनस 5 यहाँ पर कितना बनेगा? प्लस 1 यानी कितना? माइनस 4। क्या माइनस 4 j कैप? बोलो क्लियर है? और यदि तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी कितना? अंडर रूट ऑफ 20। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? चलो नोट करो जल्दी।
नोट करो। नोट कर लिया? बोलो। नोट कर लिया? चलो, अब ये तो बात हो गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D। और कल मैंने तुम्हें डायरेक्ट 3D में बता रहा था। कल मैं तुम्हें किस में बता रहा था? डायरेक्ट 3D में। तो 3D में भी देखो, क्या 3D में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा? बोलो, क्या इन 3D, क्या 3D में सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D, इन 3D। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D में यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल का वही हमें सेम गिवन होगा। इस बार एक और कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या आएगा? x1 y1 और z1। और फाइनल पोजीशन क्या लिख लो? x2 y2 और z2। बोलो क्लियर? अगेन सेम कहानी, ये रहा r1 वेक्टर, ये रहा r2 वेक्टर, ये रहा r1 वेक्टर, ये रहा r2 और ये रहा वेक्टर r। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर? बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या? r2 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और वेक्टर r1 कितना आ गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलो क्लियर? तो वेक्टर r कितना आएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बोलो क्लियर है? क्या सभी को ये वाला क्लियर? मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, जो पहले था उसी में सिर्फ एक और कोऑर्डिनेट किसका ऐड कर दिया है? जेड का। ठीक है, हाँ नोट करो सभी, सभी नोट करो। करो जल्दी नोट। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तुम्हें वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़े। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तुम्हें वेक्टर के क्या करने पड़े? कंपोनेंट, एक्स में करने पड़े, वाई में करने पड़े। ठीक है, फिर वेक्टर को लिखना पड़ेगा, एक्स में कंपोनेंट करना पड़ेगा, वाई में करना पड़ेगा और फिर वेक्टर को लिखोगे।
तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आएंगे। चलो ठीक है, हम पिछली बार कितने बजे हुआ था? 10 बजे ना? पिछली बार भी तो 10 बजे हुआ था। चलो हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या इसमें ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? गौरी जल्दी नोट करो। कर लिया? चलो अब ये क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। बोलो क्लियर? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो अब यूनिट वेक्टर तो अब तुम सभी निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर तो अब तुम सभी निकाल सकते हो। तो यूनिट वेक्टर तो मुझे लिखाने का अब जरूरत नहीं है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर निकाल लोगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर? चलो अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चलो नेक्स्ट लिखो सभी, लेमीज थ्योरम। पहले एक हेडिंग डालना सभी, छोटा सा पॉइंट है, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम एक थ्योरम है, सिंपल, याद रखना सभी, बहुत जगह काम आएगी। फोर्स न्यूटन के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी ये थ्योरम काम आती है। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें ये डायरेक्ट अप्लाई होती है। ठीक है, वेक्टर पर ही रिलेटेड है लेमीज थ्योरम। और लेमीज थ्योरम क्या बोलती है कि यदि हमें तीन वेक्टर इस तरह से गिवन है, यदि हमें तीन वेक्टर इस तरह से गिवन है कि तीनों की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करती है, यदि हमें तीन वेक्टर इस तरह से गिवन है, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर आर, हमें तीन वेक्टर इस तरह से गिवन है कि तीनों
की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करती है, तीनों की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करती है। बोलो क्लियर। तो यहां से देखना, यदि ये एंगल को मैंने क्या माना, एंगल बिटवीन आर एंड वेक्टर क्यू इज अल्फा, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज गामा, एंड एंगल बिटवीन आर एंड पी इज बीटा। बोलो क्लियर है। पी और आर के बीच का बीटा, पी और क्यू के बीच का गामा, और आर और क्यू के बीच का अल्फा। बोलो क्लियर। देन वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड P अपॉन साइन अल्फा, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये बहुत सिंपल है, ये स्टेटमेंट है लेमिस थ्योरम का। यदि हमें वेक्टर P, Q और R इस तरह से गिवन है कि तीनों की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करती है, और तीनों किसको फॉर्म बनाते हैं, तीनों फॉर्म करते हैं ट्राइंगल को, तीनों किसको फॉर्म करते हैं, ट्राइंगल को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R अपॉन साइन गामा। ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल। क्लियर है। साइन क्यू, क्योंकि ये एक थ्योरम है, ये प्रूफ हुई है, ये मैथ में पढ़ते हैं, ये लेमिस थ्योरम मैथ की थ्योरम है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स में हमें बहुत यूज होती है। ठीक है, तो सभी लिखो, सभी एक बार नोट करना, मैं लिखा रहा हूं। ठीक है। इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स, if there are three vectors, if there are three vectors whose tail are lying at one point, if there are three vectors whose tail are lying at one point, whose tail are lying at one point, and they make a triangle, and they make a triangle, and they make a triangle, and they make a triangle in such a way that, in such a way that, in such a way that they make a triangle in such a way that angle between, angle between vector P and vector Q is gamma, angle between vector P and vector Q is gamma, angle between vector P and vector Q is gamma, vector R and vector Q is alpha, vector R and vector Q is alpha, vector R and vector Q is alpha, and vector P and vector R is beta, vector P and vector R is beta, vector P and vector R is beta, vector P and vector R is beta। नोट कर लिया। सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओ सभी, पहले सभी ये डायग्राम बनाओ, सभी ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, सभी ये वाला डायग्राम बनाओ।
हाँ, कोई परेशानी नहीं है, पहले डायग्राम बना लिया तो ठीक है। चलो बना लिया सभी ने डायग्राम। तो उसके बाद लिखना देन से ये वाला पॉइंट नोट करो। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p अपॉन साइन एल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r अपॉन साइन बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r अपॉन साइन गामा। हमेशा याद रखना, जो भी वेक्टर ले रहे हो उसके अपोजिट एंगल लेना होता है। जो भी वेक्टर तुम कंसिडर कर रहे हो, चाहे पहले p कंसिडर करो, q करो या r करो, लेकिन p के सामने वाला एंगल का साइन लोगे, q के सामने वाले एंगल का साइन और r के सामने वाले एंगल का साइन, उन्हीं से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। बोलो क्लियर है। जो भी वेक्टर लोगे उसी के सामने वाला एंगल तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा एक बार में। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, उसे हमने इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ऐसे देखो, इसका मास है 10, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। कितना? 100 न्यूटन का। ये ऐसे और ये ऐसे। बोलो क्लियर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये तो है 90 डिग्री। ये कितना है? 120 डिग्री। बोलो क्लियर है। और ये मान लो तुम W, ये क्या मान लो? W। तो ये एंगल कितना? 150, 90 और 120, 210, और ये हो गया 150। क्लियर। हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि तीन फोर्स पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, नीचे 100 न्यूटन है, यहाँ पर है T, और यहाँ पर है W, और हमें ये एंगल गिवन है। ये एंगल है 90, ये है 120, और ये है कितना? 150 डिग्री। क्लियर है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है W की और T की। फाइंड द वैल्यू ऑफ W एंड T। फाइंड ऑफ W एंड T। बोलो क्लियर। हाँ, ड्रॉ तो करना ही है, ये क्वेश्चन है। तो यदि हमें W और T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या कहा था, ये वाला वेक्टर अपॉन इसके सामने का एंगल। क्या ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 100। तो 100 अपॉन इसके सामने वाला एंगल कितना? साइन। साइन कितना? 90। तो 100 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, W इधर है वेक्टर और इसके सामने का एंगल कितना है? 150। तो क्या W अपॉन साइन 150? बोलो क्लियर है। और इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये है T, ये वेक्टर कौन है? T, अपॉन इसके सामने का एंगल कितना है? 120, यानी साइन 120 डिग्री। बोलो क्लियर है। बताओ, क्लियर है यहां तक सभी को? या किसी को कोई डाउट है? बोलो।
चलो, यदि ये क्लियर है तो क्या साइन 90 का वैल्यू तो 1 रहता है, तो 100/1 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T अपॉन साइन 120। बोलो क्लियर है। अब तुम्हें दो वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 120 डिग्री और साइन 150 डिग्री। साइन 120 डिग्री और साइन 150 डिग्री, ये याद कर लेना। साइन 120 डिग्री ये होता है √3/2 और साइन 150 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, साइन 150 कितना होता है 1/2 और साइन 120 होता है √3/2। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, साइन 150 1/2 साइन 120 √3/2। नहीं, पेपर में जनरली हमें वैल्यू नहीं गिवन होती है क्योंकि ये हम पढ़ चुके होते हैं। अभी के पेपर में शायद गिवन होगी, यदि आया तो। आगे जब भी पेपर होगा उसमें ये वैल्यू गिवन नहीं होती, हमें ये सारे डेटा याद करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 100 इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकता हूं, 100 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 150 था, साइन 150 कितना 1/2, W अपॉन 1/2 इज इक्वल टू T अपॉन √3/2। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? तो क्या मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, 100 इज इक्वल टू W अपॉन 1/2, और क्या ऐसे ही मैं एक और बार यूज कर सकता हूँ 100 इज इक्वल टू T अपॉन √3/2। बोलो, तो यहाँ से W कितना आ गया, क्या W आ गया 100 इंटू 1/2 और T कितना आ गया 100 इंटू √3/2। बोलो क्लियर? यानी 50√3 और ये कितना 50। बोलो क्लियर है? चलो रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, लेमीज थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने का एंगल कितना 90, तो 100 अपॉन साइन 90। ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले का एंगल साइन 150, तो W अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये कितना है T, इसके सामने का एंगल 120, तो T अपॉन साइन 120। क्लियर? इनका वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए, 120 डिग्री होता है साइन √3/2, साइन 150 होता है 1/2। तो 100 अपॉन 1 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T अपॉन साइन 120। यहां तक नोट करो सभी, सभी नोट करो। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W और वेक्टर T फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W और वेक्टर T फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं आता है जिसका वैल्यू तुम्हें पता नहीं हो। पेपर में कभी भी वो एंगल नहीं गिवन होता है जिसका वैल्यू तुम्हें आता नहीं हो। देखो, अब जब तुम जेई का या नीट का पेपर दोगे तो वहां पर तुम्हें सिर्फ ऑप्शन टिक करना होता है, वहां पर तुम कुछ भी नहीं लिख सकते हो बाय लेमिस थ्योरम। वहां पर तो तुम लिख ही नहीं सकते हो लेमिस थ्योरम से किया है या कैसे किया है। ठीक है, वहां पे तो तुम्हें सिर्फ यूज करना है। इसी तरह से आता है, तुम्हें यदि लेमिस थ्योरम का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसी तरह से आएगा, तीन फोर्स ऐसे ही गिवन होंगे,
एंगल के बारे में गिवन होगा, मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, रबर के लिए स्पेस, हाँ तुम्हारे पास तुम्हारा नोटबुक रहता है ना, अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तुम घर पे ही हो, तो घर पे तो नोटबुक है, नोटबुक के पीछे कितना भी रबर करो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जब एकेडमी आओगे तो रबर के लिए पेज गिवन होते हैं, हमेशा एग्जाम में पेज गिवन होते हैं। और ट्राइंगल आ सकता है क्या? ट्राइंगल कैसे आएगा? ये तीनों ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हैं, ये तीनों ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हैं। यदि तुम इन्हें कंबाइन करोगे ना तो तीनों एक ही सीरीज के ट्राइंगल बनेंगे, कि एक ही लाइन में तीनों अरेंज होंगे और एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। सर इसका प्रूफ क्या है, किसका? किसका प्रूफ? ये तुम मैथ में पढ़ोगे इसका प्रूफ, जब मैथ में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो ये पढ़ोगे, उसमें इसका प्रूफ आता है। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो, तो अब तो मैंने क्या किया, इनका वैल्यू पुट किया। 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1/2 इज इक्वल टू टी अपॉन अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से मैंने डब्ल्यू का वैल्यू भी निकाल लिया और टी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर? ठीक है, हाँ लॉगरिथम का अगला चैप्टर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है ना, तो जितना मैथ में हमारा पोर्शन आता है पूरा फिजिक्स में, वो सारा कुछ अगले में ही डिस्कस करेंगे हम। लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री के अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, सभी डिस्कस करने हैं अभी, वो हमारे सभी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। क्लियर है? चलो बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़े। हाँ, तो यहां तक यदि तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, यदि तुम्हें कोई दो जनरल वेक्टर गिवन है, अब हमारा जनरल वेक्टर कैसे हो गया कि यदि मुझे दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर R1, नहीं मंडे से नहीं होगा, अभी तो इसमें पोर्शन बाकी है थोड़ा सा, वेडनेसडे से होगा। वेक्टर R1 यदि मुझे गिवन है A1 आई कैप, ये मुझे भी नहीं पता है, प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। क्या मुझे कोई भी वेक्टर 3D में ऐसे गिवन हो सकता है? एक्स में उसका कंपोनेंट A1, वाई में B1, जेड में C1। बोलो क्लियर? और क्या मुझे ऐसे ही दूसरा वेक्टर गिवन हो सकता है, वेक्टर R2 इज इक्वल टू A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप? बोलो क्लियर है? R1 वेक्टर गिवन हो सकता है, R2 वेक्टर। यदि तुमसे इन वेक्टर को ऐड करने पर बोल दिया जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, तो रिजल्टेंट का मतलब तुम्हें सभी को पता है क्या होता है, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। बोलो क्लियर है? तो क्या A1 प्लस A2 इंटू आई कैप आएगा, क्योंकि आई कैप वाला कॉमन आएगा। यहां पर क्या आएगा, B1 प्लस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस C2 के कैप। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? A1 प्लस A2 आई कैप, B1 प्लस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस C2 के कैप। क्लियर?
चलो, अब यदि ये क्लियर है तो ऐसे ही तुमसे यदि पूछ लिया जाए क्या R1 माइनस R2, क्या ये भी कर सकते हो? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बोलो क्लियर है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्या ये बनेगा A1 वेक्टर A1 माइनस A2 आई कैप प्लस B1 माइनस B2 जे कैप प्लस C1 माइनस C2 के कैप? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? नोट करो जल्दी, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इन पर, नोट करो। क्या हेडिंग डाल लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सिंपल हेडिंग डाल लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो पहले क्या किया? एडिशन, बाद में क्या किया? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सभी हेडिंग डाल लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कर लिया सभी ने हेडिंग नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने ये? चलो, ठीक है, चलो। 200 क्वेश्चन क्यों आएंगे? वन एट्टी आएंगे इस बार तो। हाँ, फॉर्मेट चेंज हुआ है वो मुझे भी क्लियर है, लेकिन इस बार तो 180 ही आएंगे। ठीक है, अभी ऑप्शनल पे मत जाओ, ऑप्शनल का फायदा तुम्हें मेन में मिलना चाहिए। अभी तो तुम्हें 45 ही लगभग चलते रहेंगे हर बार। ऑप्शनल तुम्हारे लिए तब आएंगे जब तुम्हारा सब सही हो जाएगा। ठीक है, कि तुम्हें यदि कोई नहीं आता है वो क्वेश्चन तुम उसमें छोड़ सकते हो। चलो, क्वेश्चन लिखो सभी, पहले क्वेश्चन लिखो। वेक्टर R1 इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर R2 इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस के कैप। फाइंड वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 कॉमा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2, इन दोनों के एडिशन से 8 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस के कैप। के कैप के लिए तो 1 ही आएगा ना यदि कुछ नहीं है तो। चलो करो फाइंड आउट सभी। सभी फाइंड आउट करो इसका आंसर। बताओ जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ सभी, सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, थर्ड और फोर्थ में मैग्नीट्यूड बताना है। चलो पहला तो सही है सभी का, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, ये तो सभी का सही है। दोनों को सिंपल क्या करना है, ऐड। तो 2 और 8 कितना, 10। तो 10 आई कैप प्लस 3 और 11 कितना, 14 कितना जे कैप प्लस 4 और 1 कितना, 5 के कैप। बोलो क्लियर है। तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर तो सिंपल। हाँ हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड सेम होता है, वेक्टर सेम नहीं हो सकते। r1 प्लस r2 करोगे या r2 प्लस r1 करोगे तब तो सेम है, लेकिन r1 माइनस r2 करोगे और r2 माइनस r1 करोगे तो डिफरेंट आता है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, ये याद रखना, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये सब पॉइंट मैं कल मंडे की क्लास में लिखाऊंगा, वो सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं मंडे क्लास में लिखाऊंगा। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर आएगा -6 आई कैप -8 जे कैप +3 के कैप। बोलो क्लियर है। बताओ, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्लियर, -6 आई कैप -8 जे कैप। जयदीप तुमने जो किया है वो r2 माइनस r1 किया है, जिस तरह से गिवन है उसी तरह से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 वेक्टर तो हमें पता है, तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो 10 का 100, 14 का 196 और ये कितना 25, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 321। बोलो क्लियर। तन्वी गलत है, ऐसे आंसर नहीं आता है। अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 186 ऐसे आंसर नहीं आता है। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा गया है, अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इन सबको एक साथ ऐड कर लो, कितना आएगा 36 और ये कितना 64 यानी 100, और ये टोटल कितना आ गया 109। बोलो क्लियर है।
किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को इनमें कोई डाउट है तो पूछो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, नेक्स्ट लिखो। if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, यदि हमें एक कंडीशन गिवन है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, आर पैरेलल। यदि हमें ऐसा कंडीशन गिवन है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। पहला वेक्टर कौन सा है, r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। बोलो क्लियर? पहला वेक्टर क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और दूसरा वेक्टर r2 वेक्टर क्या है, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। बोलो क्लियर है? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब तुम्हें यदि ये गिवन है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, यदि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, if both vectors are parallel, both vectors are parallel, parallel, then हमेशा याद रखना ये रहता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है पैरेलल वेक्टर के लिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है जब दो वेक्टर कैसे हो, पैरेलल। ठीक है? चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट करो। एबीसी क्या है, ए वन उसका x1 है, बी वन उसका y में है, सी वन उसका z में कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही R2 वेक्टर में E2 क्या है, उसका x में, B2 क्या है, y में, और C2 क्या है, z में। ठीक है? हाँ, मंडे को डिस्कशन होगा, मंडे को पेपर का डिस्कशन होगा। चलो, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? हाँ, नोट करो। हो गया? नोट कर लिया सभी ने?
चलो, तो नेक्स्ट देखना, इसी पे क्वेश्चन देखो, एक तुम ही लोग सॉल्व करके बता दोगे कि यदि हमें एक गिवन है वेक्टर r1 इज इक्वल टू गिवन है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, 4i प्लस 5j प्लस 8k, एंड वेक्टर r2 गिवन है तुम्हें 6i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप। Then find the value of alpha and beta, find the value of beta and gamma, if vector r1 and r2 are parallel। चलो बताओ आंसर, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू क्या रहेगा? बताओ आंसर। चलो बीटा सही है 7.5, गामा भी बताओ। बीटा तो 7.5 आएगा ना, 15/2, और गामा 12। सही है। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो, क्या सभी को बात क्लियर हो गई? सिंपल था। क्या लिख सकते हो? 4/6 इज इक्वल टू 5/बीटा इज इक्वल टू 8/गामा। बोलो क्लियर है? अब यदि इनको दो बार अलग अलग कंपेयर कर लोगे, मैंने क्या लिखा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो A1/A2 इज इक्वल टू क्या रहता है, B1/B2 इज इक्वल टू क्या होता है, C1/C2। बोलो क्लियर? तो A1/A2 कितना आ गया, 4/6 यानी 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू आया 5/बीटा। और ऐसे ही मैंने इसको एक और बार लिख लिया, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/गामा। बोलो क्लियर? तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/2, और गामा कितना आ रहा है, 12। बोलो क्लियर है? क्या सिंपल क्वेश्चन था? आज क्लियर? बाकी सभी को क्लियर है? बोलो, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसे मैं अभी थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसे थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। लेकिन मंडे को इसे बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ाऊंगा। एग्जाम में इसका क्वेश्चन है, मैं पहले ही कह रहा हूं,
इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं कि तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो याद रखना ये बात। दोबारा से पढ़ाऊंगा इसे। यदि किसी को ऐसा लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, मैं इसे दोबारा से पढ़ाऊंगा मंडे को। सिर्फ एग्जाम के लिए मैं इस क्वेश्चन टॉपिक को समझा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होता है। वेक्टर ए, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? ये क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो इक्वल में आता है, ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब रियल में हमें वेक्टर किस तरह से गिवन होता है? यदि मुझे कोई भी वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, वो मुझे जनरली गिवन होगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप की फॉर्म में। ठीक है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और वेक्टर बी मुझे गिवन होगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप की फॉर्म में। बोलो क्लियर है? यदि जनरली मुझे कोई भी वेक्टर होगा, नहीं, हाँ वो मैग्नी इसके तो एरो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल, तो वेक्टर ए हमें इस तरह से गिवन होता है, वेक्टर बी हमें इस तरह से गिवन होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पर जो हमारा रिजल्ट आता है, ये सभी को याद रखना है। ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये रिजल्ट अभी के लिए तुम सभी को याद रखना है। ये कैसे आया, मंडे को मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट, जे कैप का और के कैप का। बोलो याद रहेगा? बताओ, क्या सभी इसको सिंपली याद रख पाओगे? ठीक है, हाँ, आई कैप वाला मल्टीप्लाई जे कैप और के कैप, सिर्फ इतना सा मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। कैसे आएगा, क्यों आया, इन सब का रीजन मैं मंडे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसका परेशानी में मत लेना कोई भी। ये सिर्फ मैं कल के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, हाँ ये नोट करो, ये सभी नोट करो। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, नहीं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और cos थीटा, अरे ये तो इसका वैल्यू आया है, ये तो इसका वैल्यू आया है, ये तो इसका वैल्यू आया है। बोलो क्लियर है? कर लिया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी करो।
चलो ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ध्यान से देखना, अब सभी ध्यान से देखना, तो वेक्टर ए डॉट बी हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सभी नोट करो साथ में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। नहीं, सिर्फ इस वाले को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्लियर है? नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? सिर्फ एक और लाइन लिख लो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना रहेगा 0। तो उसका मतलब क्या है, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस पर कल क्वेश्चन हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ किसके लिए रहेगा, जेई के लिए या नीट के लिए। हाँ, लेकिन इस पर क्वेश्चन हो सकता है। यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन cos थीटा कितना रहेगा 0। और cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें किन्हीं भी 5 की वैल्यू गिवन होती है, 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ, प्रोडक्ट ही 0 होगा ना, तो प्रोडक्ट में तो ऊपर का वैल्यू 0 होगा। अब ये मैग्नीट्यूड तो किसी का भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप का बैटरी रह गया है। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग बुक होती हैं। नहीं, दोनों के लिए अलग अलग बुकलेट होती हैं। जेई के लिए जेई वाली है, फिजिक्स के लिए और नीट के लिए नीट वाली है। और जो हम एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व करते हैं वो भी दोनों के लिए डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, हाँ तो तुम्हें जेई वाली लेनी चाहिए ना। तो तुमने बोला नहीं मुझे जेई की चाहिए। अभी तो तुम उससे कर लो, मैंने पीडीएफ भेजी हुई है ना ग्रुप में। मैंने अभी तो पीडीएफ सेंड की हुई है, उससे सॉल्व कर लो। फिर बाद में एकेडमी में आके बदल देना, बोलना सर मेरा जेई का है, वो गलती से हो गया होगा। ठीक है, चलो लेक्चर एंड करें।
यहां पर क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सॉल्व करना है। मैं एक टॉपिक तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है? चलो, ओके।